यस हेलो सीए फाउंडेशन सितंबर 2026 वालों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है आपके एग्जाम्स काफी काफी पास आ गए एंड यहाँ से अगर आप देखते हो तो लगभग आपके पास 1 मंथ या फिर रफली 1 मंथ 10 डेज का टाइम बचा हुआ है एंड टाइमर इज ऑलरेडी टिकिंग ऑन यू. सर व्हाट शुड बी योर लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटेजी, हाउ शुड यू प्लान थिंग्स फ्रॉम हेड इन लॉ. मैं सिर्फ लॉ की सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं कि आपने कैसे प्लान करना चाहिए यहां से आगे आने वाली चीजों को. सबसे पहले तो यार आप देख लो, आपके आने वाले 1 मंथ के लिए एक पूरा कैलेंडर बना लो कि आप कैसे प्लान करने वाले हो, क्या क्या चीजें करने वाले हो. यू हैव टू प्रिपेयर अ कंप्लीट प्लान कि हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी फ्रॉम हियर. सर यू शुड टारगेट कि आप कम से कम 3 रिविजन्स कर सकते हो यहां से आगे आने वाले कुछ दिनों में. सर कैसे 3 रिविजन्स कर सकते हो इसका भी मैं आपको एक आइडिया देता हूं. सर कैसे 3 रिविजन करने हैं, देखो अभी तो 40 दिन बचे, अभी तो 40 है ना, बट मैं कहता हूँ रफली 30 ही दिन है मान लो. सर मेरे पास 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मुझे 3 रिविजन करने एग्जाम के पहले. कैसे रिविजन कर सकता हूँ, देखो यार फर्स्ट रिवीजन है, फर्स्ट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है. तो मैं फर्स्ट रिवीजन को क्या कर लेता हूँ बताया क्या, फर्स्ट रिवीजन को मैं कैसे डिवाइड कर लेता हूँ, देखो फर्स्ट रिवीजन को मैं हर सब्जेक्ट को 4 4 दिन दे देता हूँ. कैसे दे देता हूँ, हर सब्जेक्ट को 4 4 4 4 दिन दे देता हूँ. मेरे 16 दिन खत्म हो जाएंगे. हो जाने दो बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके 16 दिन खत्म हो रहे हैं, दैट इज गुड. बट आपको ये टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा. जैसे लॉ के लिए मैंने 4 दिन दे दिए, मैंने अकाउंट्स के लिए 4 दिन दे दिए, इको के लिए 4 दिन दे दिए, देन आपके अकाउंट्स का कहता हूँ क्यूए के लिए 4 दिन दे दिए. ऐसा करके मेरे 16 दिन भी एग्जॉस्ट हो गए. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू हैव गिवन योर फेयर चांस, आपको ये चांस देना था, अच्छे से रिवाइज करना था. देखो 4 दिन में लॉ आराम से कंप्लीट हो सकता है, आराम से हो जाएगा पहली रिवीजन. क्यों प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, पहले मान लो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उठाया, 1.5 दिन लग गया मान लो खत्म करने के लिए. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ उसी दिन 1.5 दिन के साथ पार्टनरशिप एक्ट खत्म कर लिया, 2 दिन हो गए. फिर आपने सोगा उठा लिया, सोगा के साथ साथ मान लीजिए आपने छोटा एक्ट एलएलपी एक्ट उठा लिया, तो एलएलपी सोगा हो गया, तो आपका पार्टनरशिप हो गया, सोगा हो गया, एलएलपी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया. अभी बचा क्या है, सिर्फ कंपनीज एक्ट, निगोशिएबल और पहला छोटा सा चैप्टर बचा है, तो उनको लास्ट दिन पे खत्म कर लिया. तो 4 दिन में लॉ को आपने फिट कर दिया. फिर आओ सेकंड रिवीजन. सर सेकंड रिवीजन एवरी सब्जेक्ट को आप कैसे टारगेट कर सकते हो. सर देखो यार 16 दिन ऑलरेडी चले चुके हैं, अभी आप क्या करो 12 दिन पे आ जाओ. कितने दिन पे आ जाओ, 12. हर सब्जेक्ट को 3 3 दिनों में रिवाइज करो, तो आप टोटल कितना खत्म कर दोगे, 12 दिन में आपका सिलेबस का रिवीजन और एक कंप्लीट कर दोगे. तो यहाँ पे उसके बाद फाइनली आता है आपका थर्ड रिवीजन जो आपके एग्जाम का पहले होगा. सिंस एग्जाम तो आपकी स्टार्ट होने वाली है 1 सितंबर से ही, तो हर एग्जाम के पहले आपको 1.5 2 दिन तो मिलने ही वाला है. तो हर एग्जाम के पहले आप पकड़ के चलो लगभग लगभग 1.5 से 2 दिन आपको मिलने वाले हैं. 1.5 दिन ही पकड़ के चलो, 1.5 दिन रिवीजन को मिलने वाला है. और आप ऐसा प्लान करके आपके 3 रिवीजन को यहां से आगे कंप्लीट कर सकते हो. देखो आप इससे भी बेटर रिवीजन प्लान बना सकते हो. जैसे अभी 40 दिन है, अभी भी दिन क्यों वेस्ट कर रहे हो, अभी जो तुम्हारा रिवीजन चलता है उस रिवीजन के बाद जाके भी तो तुम क्या कर सकते हो, प्लानिंग कर सकते हो. अच्छे से एक प्लान बना के ले लो. मैं तो कह रहा हूं कि आपने 30 डेज के टाइमर को क्लिक होने तक रुकना ही नहीं चाहिए. जैसे जैसे अभी रिवीजन चल रहे हैं, रिवीजन के साथ जाके उसी चीज को कंप्लीट कर लो, तो वो भी आपका काम होगा. तो ये जो 4 दिन शायद आपको फर्स्ट रिवीजन करने के लिए लगते हैं वो कम हो जाएंगे. जैसे अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हुआ है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरे साथ साथ तुम रिवाइज करते करते चलते, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो तुम्हारा डन था. तो फिर तुम्हें 4 दिन क्यों चाहिए रिवीजन के लिए, फिर तो शायद तुम्हारा लॉ का सिलेबस 3 दिन में ही कंप्लीट हो जाए. तो ऐसे स्मार्टली प्लान करो और एक टाइम टेबल बनाओ कि मैं अगले आने वाले, यहां से अगले आने वाले जो भी 40 डेज मुझे मिलने वाले हैं उनमें मैं कैसे रिवीजन करने वाला हूं. एवरी डे का मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, एवरी डे में कैसे प्लान करने वाला हूं, और एवरी दिन आगे एंड तक मेरा जो भी सिलेबस है वो कैसे मैं कंप्लीट करने वाला हूं, इसका एक प्लान बनाओ. अभी बना लेना जल्दी से. सारे के सारे बच्चों ने कैलेंडर पे एक प्लान बना लेना है, याद से बना लेना, क्योंकि इसी कैलेंडर को फॉलो करना है आपको, यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बनने वाला है. देन रिपेयर रिविजन्स ओनली इफ नेसेसरी. अगर आप ऐसे हो कि आपको सब कुछ खुद से याद आ रहा है, तो मैं तो कहता हूं कि आप लॉ के लिए रिवीजन नहीं करोगे तो भी चलेगा. अगर कौन सा आपको सब याद आता है, लॉ में कोई जरूरत नहीं लगती है, तो मत बैठो, खुद पढ़ाई करो. मैं आपके लिए जो संकल्प 4.4 4.0 की रिवीजन सीरीज बना रहा हूं, उसके अंदर मैं सारे चैप्टर्स ऐड कर दूंगा. आपके लॉ की जो भी चाहिए आपको सब कुछ एडेड होगा. जरूरत पड़ती है तो रेफर करना, नहीं तो सेल्फ स्टडी कर लेना. ठीक है, आप लोग बिंदास बिंदास ये सारी चीजें करते हो. देखो मैं यहाँ पे एज अ टीचर बैठा हूँ, मुझे कुछ मार्केटिंग नहीं करनी है, मुझे कुछ तुम लोगों का ऐसा नहीं कि तुम लाइव ही आओ, मेरे पास
बिंदास बैठो, सब कुछ मेरा ही देखो, करना ही है, मेरी व्यूअरशिप बढ़ेगी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, इंपॉर्टेंट है तुम लोग पास हो जाओ। तो अगर तुम खुद सेल्फ स्टडी से मेरे से ज्यादा मैराथन से ज्यादा प्रोडक्टिवली काम कर पा रहे हो तो डेफिनेटली सेल्फ स्टडी करो। हाँ, बट मैराथन किन बच्चों के लिए काम को है, जिनका फर्स्ट रिवीजन में बहुत टाइम जाता है, उनके लिए मैराथन्स आर ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पे तुम पहली बार अचानक से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट खोल के बैठोगे ना, तुम्हें पता नहीं चलेगा, पूरा दिन खा जाएगा सोगा तुम्हारा, डायरेक्टली पूरा दिन खा जाएगा, क्योंकि तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा ये खत्म कैसे हो रहा है, शुरू कैसे हो रहा है, कंसेप्ट भूले भूले से लगेंगे। हाँ, अगर ऐसा हो रहा है तो मैराथन देखो, सोगा का मैराथन है 4 घंटे का मैराथन है, 1.5 की स्पीड पे भी देख लिए, मान लो 3 घंटे में तुमने मैराथन निपटा दिया, बाकी बचा हुआ 10-12 घंटे बचे हुए हैं, उसमें तुम सोगा आराम से रिवाइज कर पाओगे पूरा का पूरा, कंसेप्ट क्लैरिटी भी रहेगी, टेस्ट समझ में भी आ गया जाएगा क्या था उसके अंदर, और पूरा सोगा तुम आगे आने वाले 4-5 घंटों के अंदर रिवाइज करोगे, फिर ऐसे तुम 2-3 घंटे बचा लोगे जीवन के। तो स्मार्ट वर्क है, वो तो स्मार्ट वर्क है। अगर तुम बिना मेरी मदद के इससे कम आवर्स में अगर अपना रिवीजन कंप्लीट कर रहे हो तो मैराथन की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी मदद के बिना अगर तुम्हारा टाइम बढ़ रहा है तो फिर मैराथन्स देखने की तुमको बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि टाइम ही गेम है यहाँ पे। तो टाइम बचा कैसे सकते हो वो तुमको देखना चाहिए। इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन टू पर्सन। आप देखो आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। मैंने जितना देखा है 60-70% बच्चों को मैराथन की हेल्प लेनी पड़ती है रिवीजन का इनिशियल फेज स्टार्ट करने के लिए। अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, यू आर ओके, यू आर डूइंग फाइन। हर एक किस्म का इंसान अलग होता है, सब लोग परफेक्टली चल रहे हैं, ठीक है। आपको मैराथन देख के रिवीजन करने में इजी फील हो रहा है, रिकलेक्ट करने में इजी फील हो रहा है, यू वॉच रिवीजन। मुझे व्यूअरशिप से लेना देना नहीं, आपसे लेना देना है, आपका सक्सेस इंपॉर्टेंट है। देन डोंट कंपेयर विद पीयर्स, ये एक बात छोड़ देना। अपने दोस्त कहां पे है, उनके कितने रिवीजन हो गए, उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीवन में पेपर तुम्हें लिखना है कि दोस्तों को लिखना है, हमें लिखना है सर। दोस्त आज अगर मान लो 2 चैप्टर ज्यादा करके बैठा है तो डिप्रेशन आ जाएगा, दोस्त आज अगर 10 चैप्टर कम करके बैठा है तो आनंद लगेगा, फिर तुम थोड़े लीनियंट हो जाओगे और अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करोगे, मतलब ही नहीं है ना। चाहे वो पीछे हो या चाहे वो आगे हो, दोनों में तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। तो उससे पूछो ही मत। किसी दोस्त ने पूछा ना तुम कहां पे हो, हाँ चल रहा है, अगर वो बता रहा है ना कहां पे, हाँ ठीक है, छोड़ देने का, एक कान से सुनने का छोड़ देने का, अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दो, कंपेयर मत करो। देन डू नॉट रिफर अदर प्लेटफॉर्म्स। हम हर बार बोलते हैं, बच्चे हर बार ये गलती करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें रोक रहे हैं कि नहीं नहीं तुमने सिर्फ हमारा देखना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने आपको लेक्चर्स में भी हजारों बार बताया, आप जिस फैकल्टी के हाथ में भरोसे की कमान थमा देते हो ना, थमा दो उसको, छोड़ दो। अगर आप अब भी इस समय किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके कोई और लेक्चर देखोगे ना, यू विल गेट मोर कंफ्यूज, यू विल वेस्ट मोर टाइम। हर इंसान का पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, हर इंसान के कोई कंसेप्ट बताने का स्टाइल अलग होता है, कोई अलग तरीके से बताता है, कुछ अलग तरीके से पढ़ाता है। तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। जितना तुमको जरूरी है वो सब कुछ मैं करवा चुका हूं, तुम इतना करके जाओगे, आराम से बहुत प्यारे मार्क लेकर आओगे, टेंशन लेने की बात नहीं। तो कहीं पे और मत भागो किसी भी सब्जेक्ट के लिए, मेरे नहीं किसी भी सब्जेक्ट के लिए। देन गिव 100% एफर्ट्स ऑन एवरी डे। टारगेट करना है, जो टारगेट लिया है उसको अचीव किए बिना सोना नहीं है। ऐसा टारगेट बना लो मन के अंदर कि सर आज मैंने डिसाइड किया ये मैं कंप्लीट करूंगा, तो करना ही है, करना ही है, मतलब करना ही है, एक्सक्यूज नहीं देना है, करना है तो करना है। 100% दोगे तभी रिजल्ट बनेगा। याद रखना, रिजल्ट तुम्हारी 100% मेहनत के बिना नहीं बनने वाला है। तो प्लीज मेक श्योर तुम 100% एफर्ट्स दे रहे हो। देन प्रिपेयर रियलिस्टिक टारगेट्स एंड अचीव देम एट एनी कॉस्ट। मैंने अभी आपको टारगेट्स बना के दिखाए थे कि कैसे टारगेट्स बना सकते हो, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, कैसे रिवाइज करोगे। रियलिस्टिक टारगेट बनाना, अनरियलिस्टिक टारगेट मत बनाना। एक दिन में पूरा लॉ निपटा दूंगा पहले रिवीजन में, घंटा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। तुमको 2-3 दिन तो लगने वाले हैं। तो ऐसे रियलिस्टिक टारगेट्स बनाओगे तभी सही रहेगा। देन देखो, आपने जिन जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज खरीद ली है या फिर प्रो बैच में हो, आपके लिए तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, आपके लिए टेस्ट सीरीज है, आपको वो देनी ही देनी है। हाँ, बट अगर आप बाय चांस हो कि सर हम टेस्ट सीरीज भी नहीं खरीद पा रहे, थोड़ा सा फैमिली कंडीशन खराब है, हम प्रो बैच भी नहीं खरीद पाए थे, कोई बात नहीं। फिर आप क्या करो सर, आप क्या करो, एटलीस्ट एक पेपर सारे सब्जेक्ट का टाइमर लगा के दे देना बेटा, एटलीस्ट तुम भी दे देना। चाहे फिर वो इंस्टीट्यूट का मॉक पेपर हो, खुद से घर पे बैठ के खुद लिख रहे हो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक पेपर लिख लेना, ठीक है, उससे आपको हेल्प होगी। जो बच्चों ने टेस्ट सीरीज खरीदी है, आपके शेड्यूल में टेस्ट को ऐड करना, आपको टेस्ट भी देने हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट देने हैं, खुद को चेक करना है। हाँ, कुछ बच्चे जो प्रो बैच वाले हैं वो शायद ओवरवेलम हो सकते हैं कि सर बहुत सारे टेस्ट सीरीज हमें देने हैं, क्योंकि चैप्टर वाइज भी बहुत सारे टेस्ट है एंड 50-50, 100 के भी बहुत सारे टेस्ट है। क्या हम सभी टेस्ट देते बैठे, क्या? आपके ऊपर है। यू प्लान व्हाट इज बेटर फॉर यू, व्हाट इज मोर हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट इज लाइक कि सर मैं डायरेक्ट 50-50, 100 दे दूंगा तो भी अभी मेरा काम होने वाला है,
क्योंकि मैंने पहले सारे टेस्ट दे दिए थे, मुझे कंफर्ट जोन आ गया टेस्ट सीरीज से, तो मैं सिर्फ 50-50-100 दूंगा तो भी मेरा काम हो रहा है, तो सिर्फ 50-50-100 भी दे सकते हो, टाइम बचा सकते हो, दैट इज ओके। हाँ, 50-50-100 मैंडेटरी देना है। आपने टेस्ट सीरीज परचेस की है, प्रो बैच परचेस किया है, कुछ भी परचेस किया है, 50-50-100 के टेस्ट में कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो आपको 110% देना, मतलब देना है। डोंट गिव एनी एक्सक्यूज देयर, वो देना ही देना है। मैं आपको बस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के लिए ऑप्शन दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोगों का अभी टाइम क्रंच चल रहा है, इसीलिए तो यहाँ पे इट इज एन ऑप्शन दैट यू हैव। वैसे तो अगर प्रैक्टिकली मैं बोलता हूं तो सारे टेस्ट ही अटेम्प्ट करने चाहिए, बट अगेन इट हैज टू फिट इन विद इन योर टाइम। देन फिर कंट्रोल योर फूड हैबिट्स, थोड़ा फूड हैबिट्स के ऊपर थोड़ा सा निगरानी रखना बेटा। यहाँ से आगे फूड हैबिट्स को एकदम ही खराब मत खाना, कुछ भी ऐसा इधर उधर का मत खाना, थोड़ा सा फूड हैबिट्स को कंट्रोल में रखना, क्योंकि बीमार वगैरह हो गए ना पूरा अटेम्प्ट का वाट लगता है बेटा। तो फूड हैबिट्स पे यही से कंट्रोल करना चालू करो। बहुत सारा पानी पियो, हेडेक होने लगेगा जब सेल्फ स्टडी करने बैठोगे। याद रखना, जब बहुत ज्यादा दिमाग दुख रहा है ना सर पढ़ाई करते हो, पानी कम किए, पानी पीते रहो, एम्पल अमाउंट ऑफ पानी पियोगे तो हेडेक थोड़ा कम होगा। सर लॉ के लिए और क्या क्या करना है? सर लॉ के लिए राइटिंग प्रैक्टिस का कैसे करना है ये भी बताओ। देखो यार, यहां से आगे जिन जिन बच्चों ने शिद्दत से वो सारे 21 डेज चैलेंज, वो सारे टाइमर्स, वो सब कुछ किया है, यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। आप लोगों को क्या करना है, यहां से आगे डेली बेसिस पे एक आंसर लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है? कि स्टडी क्वेश्चन उठा लेना कोई, तो अच्छा सा एक आंसर लिख देना, दैट्स गुड इनफ। बाकी आपकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में हो जाएगी। तो आपने अगर मेरे साथ शिद्दत से सब कुछ किया है तो यू आर गुड इनफ। सर आप आलसी थे, आपने नहीं किया था मेरे साथ शिद्दत से, वहां पे मेहनत नहीं की थी ना, अभी बाम्बू पड़ेगा। अभी तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके बिना रिजल्ट नहीं बनने वाला है। तो अब भी तुमको क्या करना पड़ेगा, एवरीडे 2 या 3 आंसर लिखने पड़ेंगे। केस स्टडी एक डायरेक्ट, एक 2 केस स्टडी एक डायरेक्ट, ऐसा तुमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय तुमने मेहनत नहीं की थी। तो आज तुम्हारे नाम पे बाम्बू फटने वाला है। टेस्ट सीरीज भी देनी पड़ेगी और एवरीडे ये करना ही पड़ेगा, ठीक है? जिन्होंने जिन्होंने शिद्दत से सारी एडवांस सब कुछ फॉलो किया है, यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। आप क्या कर सकते हो, डेली बेसिस पे एक आंसर भी लिखोगे ना, यू आर गुड इनफ। बाकी टेस्ट सीरीज में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बढ़िया है। तो ये एक ओवरऑल प्लान ऑफ एक्शन है। अगले आने वाला एक मंथ का आपने कैसे प्लान ऑफ एक्शन बनाना चाहिए, अच्छे से इसको यूज करना। मेक श्योर यू आर डूइंग फैंटास्टिकली, स्टडी कर रहे हो, वेल कर रहे हो, एंड सब कुछ बढ़िया तरीके से कर रहे हो। देन लॉ का जब मैं बात करता हूं, प्लीज मेक श्योर कि लॉ की रिविजन आप अच्छे से प्लान कर रहे हो, यू आर प्लानिंग इट वेल। आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हो। लॉ के एक छोटी मोटी टिप मैं आपको देता हूं लॉ की रिविजन की। पहली बार जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे तो 2.1 से 2.9 पढ़ना, लेकिन जब सेकंड टाइम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने को आओगे तो 2.9 से 2.1 जाना, क्योंकि 1 से 9 जाते जाते एंड वाले चैप्टर्स में एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है। तो एंड वाले चैप्टर्स पे ध्यान नहीं रहता, और इंस्टीट्यूट इसी बात का फायदा उठा के एंड वाले चैप्टर्स पे सवाल पूछ रही है। तो जब सेकंड टाइम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने को बैठोगे तो 2.9 से 1 जाना, फिर वापस रिविजन को 2.1 से 9 जाना, ऐसा आप कर सकते हो। दिस इज समथिंग विच इज स्मार्ट, विच यू कैन यूज। सर रिवाइज करते करते लॉ में ऐसा बीच बीच में लग सकता है, सर याद नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा है, लिख लिख के स्क्रैप, लिख के करोगे हो जाएगा। 3 रिवीजन करोगे हो जाएगा रिजल्ट, टेंशन ना लो, मुझे यकीन है हो जाएगा। बट करना है, मेहनत तो करना पड़ेगा, यहां से आगे थोड़ी मेहनत डालनी पड़ेगी, ठीक है यार? ऐसा ही और कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगा। अभी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई पे लग जाओ, बहुत बहुत मेहनत करो। आपकी रिवीजन सीरीज तो साइड बाय साइड चली रही है, उसके साथ आप आपके शेड्यूल को प्लान कर सकते हो, कैसे आपको जरूरत पड़ती है वैसे आप चीजों को भी यहाँ से आगे प्लान करोगे, ठीक है? चलो फिर लोग, इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करने का समय निकट आ गया। आप सभी लोगों के लिए एक ही मैसेज है, कीप वर्किंग हार्ड, कीप पुशिंग योर लिमिट्स एंड नेवर एवर एवर बी शाय टू पुट इन द रिक्वायर्ड एफर्ट्स। आप सभी लोगों के साथ ऐसी मुलाकात होगी, ऐसे ही अगले से प्यारे सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय।